चैप्टर 31 रात का मिशन। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि आदित्य की जिंदगी में एक औरत इतनी दीवानी थी कि वह एक तरफा प्यार में पागल थी और वह अब पंखुड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि उसकी निगाहों में आदित्य सिर्फ उसी का होना चाहिए था। अब कहानी आगे और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए चलते हैं आगे। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की रोशनी दूर धरती पर टिमटिमा रही थी, पर आदित्य की विशाल बिल्डिंग की ऊंची खिड़कियों में एक अलहदा सन्नाटा पसरा था। बड़े से रॉयल केबिन में आदित्य एकाग्र होकर काम कर रहा था। तभी उसके फोन से वही खास सुनहरी सी टोन बजी, एक सीक्रेट सिग्नल जो सिर्फ उसके खास आदमी भेजते थे। आदित्य ने बिना कोई आवाज किए धीरे से फोन उठाया, मैसेज पढ़ा और फिर तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दौड़ गई, ऐसा चेहरा जैसे कोई प्यासा शिकारी। वह उठ खड़ा हुआ, केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर लगे रूम की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसी केबिन से उसका प्राइवेट रूम जुड़ा था। प्रलयंकारी तेजी से उसने अलमारी खोली, उसमें से काली पोशाक निकाली और अपना चेहरा पूरी तरह ढकने वाला ब्लैक मास्क पहन लिया। अब वो एक बिल्कुल अलग ही शख्स लग रहा था, वही क्रूर, वही निश्चल मिशन लीडर। बंद कमरे के भीतर कोई आवाज ना हो, इसलिए उसने बिल्डिंग के सीक्रेट लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाए, एक ऐसा लिफ्ट जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही मालूम था। नीचे उतरते ही वो अंधेरे में गुम होते हुए सीधा बाहर के गेट की तरफ नहीं गया। उसकी मंजिल थी एक खास रूट। लिफ्ट से निकलते ही एक स्पोर्ट्स बाइक उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वो बाइक में कूद पड़ा और तेज रफ्तार से शहर के अंधेरे रास्तों पर निकल पड़ा। लगभग 1 घंटे की रफ्तार और चुप्पी के बाद उसकी बाइक ने एक गुफा जैसी सड़क के भीतर बने सुरंग के मुंह पर दहाड़ा लगा दी। वो सुरंग जो रिकॉर्ड नाजुक रास्ते होकर अंदर तक जाती थी। बाइक सुरंग में घुसते ही सड़क की संकरी पाती के कारण मनुष्यों के पैदल चलने का रुख यहां संभव नहीं था, इसलिए बाइक ही सबसे तेज और सुरक्षित साधन था। सुरंग के आखिर में पहुंचते ही वहां एक अलग ही दुनिया खुली, एक बड़ा सा विला जिसकी रंगत गहरे ब्राउन और काले रंग में समाई हुई थी। अंधेरा, नजरें और एक अजीब सा खौफ, सब कुछ वहां पर विद्यमान था। विला के अंदर पहुंचते ही आदित्य के आगे वही दृश्य लटक गया जिसकी उसे उम्मीद थी। साकेत का बेटा बंधा हुआ, दोनों हाथों में मजबूत रस्सियों के सहारे कसी हुई बंधन में पकड़ा गया था। उसके शरीर पर गहरी गहरी घाव निशान थे और उसके हाथों से खून बह रहा था। वो दर्द से कराह रहा था, पर जागृत था और उसके चेहरे पर थकान और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। आदित्य ने धीमी परंतु कठोर आवाज में अपने लोगों से कहा, बस वही आदेश जो उसकी फितरत थी। साकेत और उसके गिरोह का हिसाब चुकाना अब उसकी प्राथमिकता होगी। आदित्य ने देखा तो वो लड़का आंखें बंद किए पड़ा था। वो जोर से चिल्लाया, इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालो, इसकी आंखें खुलनी चाहिए। उसके लोग तुरंत एक बड़े ड्रम से पानी लाए और लड़के पर ठंडा पानी डालने लगे। कुछ ही क्षणों में लड़के की आंखें खुलीं। वो साबुत सुत नहीं था, दिखने में बिल्कुल डरपोक और हिला डुला सा था। कांपते हुए उसने रोती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्या कर रखा है? मेरे साथ क्या गलत हुआ? मुझे क्यों उठाया? आदित्य ने उसकी तरफ देखा, उसे घूरते हुए कहा, तेरा कमीने बाप की वजह से तू कमीना यहाँ है और सिर्फ मेरे बदला लेने जरिया है तू। लड़का डर के मारे और जोर जोर से हंस पड़ा, एक तरह की बेकाबू हंसी। फिर आदित्य को देखा है। आदित्य की आंखों में आग थी। वो इतना खौफनाक लग रहा था कि सामने वाला लड़का अपने पेंट गीली कर देता है। आदित्य के सारे आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदित्य की इतनी डरावनी शख्सियत देखने की आदत हो चुकी थी उन लोगों को। आदित्य अपनी असिस्टेंट की तरफ देखा है। आदित्य कहता है कि इसके बाप को तो अब तक पता चल ही गया होगा, इसका प्यारा बेटा गायब है। तभी आदित्य का असिस्टेंट कहता है, जी कर उन्हें पता चल गया है। आदित्य कहता है कि इसके बाप को तो अब तक पता चल ही गया होगा, उसका प्यारा बेटा गायब है। तभी आदित्य का असिस्टेंट कहता है, जी सर उन्हें पता चल गया है। सेम शिफ्ट होता है। साकेत आराम से बैठा, लड़कियों को छू रहा है और उसी घिनौने अंदाज में मस्ती कर रहा है। तभी कमरे का दरवाजा जोर से ठक ठक करने की आवाज से गूंजता है। साकेत तुरंत गुस्से में चिल्लाया, कौन है यहाँ बे? अंदर आने कौन हिम्मत कर रहा है? दरवाजा खोला जाता है। एक आदमी अंदर आता है और कहता, साहब आपका बेटा मिल नहीं रहा है, किसी अजनबी गिरोह ने उसे उठा लिया है। साकेत का चेहरा बिगड़ जाता है। वो पान को थूक कर लड़की पर गिरा देता है और खड़ा होकर चिल्लाता है, किसने मेरी औकात मेरे से खिलवाड़ किया? किसने मेरे बेटे को उठाया? बताओ किसकी हिम्मत है? अंदर खड़े आदमी ने कहा, अभी कुछ पता नहीं है साहब। साकेत ने उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ सा मारते हुए कहा, तेरे पास सिर्फ 20 घंटे हैं। जो भी हुआ उसकी पूरी तह तक जाकर रिपोर्ट लाना, वरना। उसने अपनी उंगली उठाकर इशारा किया और गुस्से में कहा,
जितना जल्दी हो सके उसका पता लगा ले, वरना मैं तेरे उजाड़ने का इंतजाम कर दूंगा। फिर साकेत जोर से हंसते हुए उसने अपनी बदसूरत शरीर को ढकने के लिए अपने कपड़े उठाकर पहने और बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रूम में खड़ा वही आदमी जो थप्पड़ मारने के बाद गिर गया था, वह उठना है और मन ही मन कहता है, साला ठर की बुद्ध। फिर वो भी अपने काम पर चला गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आदित्य अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगा और आदित्य का ये नया चेहरा पंखुड़ी को कभी पता चल पाएगा? जाने के लिए जुड़े रहिए मेरी स्टोरी द क्रूल बिलियनर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 32 बदले की आग। अगला दिन राहुल, जो आदित्य का भरोसेमंद दायां हाथ और असिस्टेंट था, अभी अभी एक बड़ी खबर लेकर आया। उसकी आवाज़ में हल्की सी बेचैनी और तेजी दोनों थी। सर, मुझे पता चल गया है, साकेत अपने बेटे को पागलों की तरह खोज रहा है। आदित्य ने बिना घबराहट के मुस्कुरा कर कहा। उसकी मुस्कान में अब ठंडक नहीं, सिर्फ वार करने वाली ठोस नियत झलक रही थी। कुछ दिनों तक उसे तड़पने दे राहुल। मैं पहले से सोच रहा था, उसकी औलाद ने जो कुचक रचा है उसकी सज़ा मुझे खुद देनी है। तुझे पता ही है राहुल की मेरे दुनिया में आने के बाद जाने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल ने विनम्रता से कहा। सर, आपने कहा था कि उसका कोई आदमी हमारे ऑफिस में नज़र रखता है। मैंने उसे निगरानी में रखा है। आदित्य का चेहरा और गंभीर हो गया। उसकी आवाज़ एक बार फिर नियोजित योजना की तरह कटु थी। ठीक है, उस आदमी को हटाओ, निशान रहना नहीं चाहिए। उसे मार डालो और उसका मरे हुए शरीर को साकेत के घर में पार्सल कर दो, ताकि उसे पता चले आदित्य रॉय पर निगरानी रखने पर क्या सजा मिलती है। वो शब्द नहीं, इरादा है। उसके घर को भी संदेश पहुंचने चाहिए, ताकि डर बैठ जाए। फिर मुझे उस साकेत की आगे की हरकतों की पूरी जानकारी दो, जितनी जल्दी हो सके। राहुल ने सर झुकाकर कहा। समझ गया सर, मैं तुरंत व्यवस्था करवा रहा हूँ। उसके चेहरे पर हिचकियाँ थीं, पर फर्ज के आगे शब्द कमतर लगे। उसने आदित्य को आश्वस्त करते हुए कहा कि वो काम करवा देगा। आदित्य ने उस रात के लिए और कुछ नहीं कहा। उसने एक ठंडी सख्त निगाह राहुल पर डाली और धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, तैयार रहना, मैं भी ये सब कुछ देर तक सहन नहीं करूंगा। जो मेरे रास्ते में खड़े होंगे उनकी अपनी जिंदगी तय करूंगा। उसकी आवाज़ में ऐसा लौह संकल्प था कि कमरे में राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो उठकर अपने केबिन से बाहर गया। रास्ते में उसने अपने औपचारिक ऑफिस के कपड़े बदल लिए। अब वो फिर से वही साधारण पर सावधान शख्स बन गया था, जो बाहर की दुनिया में अपनी मौजूदगी कम दिखाए। उसके कदम ठोस थे। आदित्य बाहर निकलता है और अपने लग्जरी कार में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, साकेत और उसके गिरोह का हिसाब। उसकी निगाहें ठंडी और चालाक थीं, और उसकी सांसें जैसे किसी बड़े रवैये की तैयारी में थीं। सेन बदलता है। पंखुड़ी किताबों में इतनी डूबी हुई थी कि कमरे का सन्नाटा भी उसे परेशान नहीं कर रहा था। वो पढ़ते पढ़ते घंटों तक रूटीन में बनी रहती। तभी अचानक एक तेज सी चोट महसूस हुई और उसने अपने सिर को पकड़ा। औच! वह निकल पड़ी। धीरे धीरे उसने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने गुरु खड़े थे, वही दोस्त जो हमेशा उसकी हर शरारत में साथ होता था। पंखुड़ी झक से उठ खड़ी हुई और गुस्से में एक थप्पड़ मारते हुए बोली, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे मारने की? गुरु हंस पड़ा। बिना किसी झिझक के वो एक तकिया खींचकर पंखुड़ी पर पटकता है और जोर से पकड़ लेता है। तुझे छोड़ूंगा नहीं साले। उसकी हल्की सी धमकी भी किसी मीठी नोकझोंक में बदल जाती है। फिर गुरु चिल्लाकर कहता है, कितनी बार कहा है, मैं तुझसे लड़ता झगड़ता भी हूं पर मजाक में। पंखुड़ी तकरार में पलटकर पलंग पर तकिए से खेलती है। दोनों के बीच उछल कूद और तकिए की लड़ाई शुरू हो जाती है। हंसी, चीखें और बच्चों जैसा शोर एक एक करके कमरे में गूंजता है। थककर दोनों बेड पर गिरकर बैठ जाते हैं। गुरु कुछ पल सन्न होकर पंखुड़ी को देखता है और बताता है, यार, हमारे पुराने क्लासमेट मिलकर मॉल घूमने जा रहे हैं। तुम भी चलोगी क्या? 5-6 लोग होंगे, बहुत मजा आएगा। वैसे भी तेरी शादी की तैयारियां जल्द शुरू होंगी। घर में कैद होकर बैठने से अच्छा है बाहर निकल के मौज कर ले। आज शाम को मैं तुझे लेने आऊंगा, ठीक 5 बजे। पंखुड़ी कुछ पल सोचकर मुस्कुराती है। अनिश्चित भविष्य और चलने वाली जिम्मेदारियों के बारे में उसने भी अपने मन में कभी चिंता की, पर आज के पल को जीना चाहती थी। ठीक है गुरु, मैं चलूंगी। गुरु चलता बनता हुआ उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। पंखुड़ी अलसाई सी हालत में बिस्तर पर लेट गई। पढ़ते पढ़ते आंखें झपकने लगी। कुछ देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूटी। उसने घड़ी देखी तो 4 बज रहे थे। अचानक उठकर भागती हुई नहा धोकर तैयार होने लगी। उसने हल्का सा मेकअप किया, काजल, हल्की सी लिपस्टिक, बॉडी पर एक हाई वीस्ट डेनिम जीन्स और ऊपर एक सिंपल सी कुर्ती पहनी। तभी
बाहर से कार की हॉर्न बजने की आवाज़ सुनकर पंखुड़ी जान गई कि गुरु पहुंच गया है। नीचे उतरते हुए उसने माँ से कहा, मम्मी, मैं गुरु और दोस्तों के साथ मॉल घूमकर आ रही हूँ। वर्षा जी थोड़ी सी हिचकिचाई पर फिर प्यार से बोली, ठीक है बेटा, मज़े करो और अपना ध्यान रखना। पंखुड़ी बाहर निकली तो गुरु और कुछ कॉलेज के दोस्त तैयार खड़े थे, 2 लड़के और 3 लड़कियां। हंसते खिलखिलाते चेहरों पर पुरानी यादों की खुशबू, उनके मिलने की खुशी साफ दिख रही थी। एक दूसरे से गले मिलाकर पुरानी बातें शुरू हुईं। दोस्तों ने गुलगुलाहट से पंखुड़ी का स्वागत किया और सब मिलकर मॉल की ओर निकल पड़े। हिमहिमाती शाम, हल्की ठंडी हवा और दोस्तों की बतियाहट, सब मिलकर एक खुशहाल माहौल बना रहे थे। अब सवाल ये है, क्या मॉल पर यह शाम बस हंसी मजाक तक सिमटेगी, या किस्मत की बनाई गई उन पलों में कोई नया तूफान छुपा बैठा होगा? जानने के लिए सुनते रहिए द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 33, मॉल की शाम और अचानक टकराव। गुरु की कार मॉल के बाहर रुकती है। आज की शाम सबके लिए खास थी। खूब हंसी, खूब मस्ती। पंखुड़ी और उसके दोस्तों ने मॉल में खूब एंजॉय किया था। गेमिंग जोन में 2 घंटे तक खेलकर वे सब बाहर निकले। गुरु ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह प्लान वही लाया था, मुझे बोरियत हो गई थी तो सोचा यारों से मिलकर थोड़ा मौज मजा कर लें। सबने ठहाके लगाए और वे मॉल के अंदर घूमते रहे। मॉल में गेमिंग, शॉपिंग के साथ साथ क्रिएटिव चीजें भी थीं, जिससे सब बहुत खुश हुए। 2 घंटे गेमिंग जोन में बिताने के बाद सब बाहर निकले तो पंखुड़ी की नज़र एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। अंदर उसकी नज़र एक खूबसूरत नेकलेस पर ठहर गई। एक झलक में ही वो उस गहने पर मोहित हो गई। गुरु को बाहर रोककर कहती है, तुम थोड़ा बाहर रुको, मैं अंदर आती हूँ। गुरु मुस्कुराकर चला गया। दुकान के अंदर घूमते घूमते उसकी नज़र उस लटकते हुए नेकलेस पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ छोटा लेटर लिखा था। पंखुड़ी का मन घबराया, दिल कुछ कह रहा था, पर आखिरकार उसने अपने दिल की सुनी और वह नेकलेस खरीद लिया। खुद से, किसी के लिए नहीं, बस इतना कहकर कि ये तो मेरे लिए है, क्योंकि यह बहुत सुंदर है। बाहर आने पर बाकी दोस्त भी खरीदारी करके थके हारे अलग अलग हो गए। कुछ दोस्तों को वॉशरूम जाना था तो कुछ बाहर खड़े होने का फैसला हुआ। गुरु और पंखुड़ी बाहर निकले और सड़क के किनारे खड़े हो गए। गुरु ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा हुआ था, किसी भी तेज गाड़ी से बचाने के लिए, क्योंकि पंखुड़ी को रोड के किनारे खड़े होने में डर लगता था। ठीक तभी एक लग्जरी कार धीरे धीरे पास आई। वही कार, वही शख्स जिसकी तस्वीरें और चर्चाएं पूरे शहर में थीं, आदित्य रॉय। उसकी नज़र पंखुड़ी पर पड़ी और जैसे ही उसने गुरु के पकड़कर खड़े हाथ देखे, उसका खून खौला उठा। वो शांत रह नहीं सका। धीरे धीरे कार रोककर वो उनके पास आकर खड़ा हो गया। पंखुड़ी ने धीरे धीरे अपनी निगाह उठाई और देखे तो सामने आदित्य रॉय खड़ा था। उसकी आंखें लाल सी दिख रही थीं। उसकी नज़र में कोई शैतानी ठहराव था। पंखुड़ी के सीने में डर समा गया। गुरु ने भी तुरंत आदित्य को देखते ही हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए, पहले उसे देखना होगा कि उसका इरादा क्या है। पर आदित्य उतना शांत नहीं रहा। वो थोड़ा आगे बढ़ा, धीरे धीरे पंखुड़ी के पास आया और अचानक उसे अपनी कार की ओर खींचने लगा। गुरु ने विरोध किया और तेज आवाज में रोका, पर आदित्य ने जिद्दी अंदाज में पंखुड़ी को अपने हाथ में दबा लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार की सीट पर बिठा दिया। सब हैरान थे। लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। गुरु, जो पहले पंखुड़ी का हाथ पकड़े खड़ा था, सन रह गया और कुछ कह नहीं पाया। आदित्य ने ड्राइवर से आदेश दिया, जल्दी मेरे प्राइवेट पैलेस की तरफ चलो। ड्राइवर झटपट कार स्टार्ट कर देता है और कार तेजी से चल पड़ती है। गुरु चिल्लाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, पर भीड़ में कुछ ही क्षणों में कार नज़र से ओझल हो गई। पंखुड़ी की सांस फांस सी गई थी। उसके हाथ थरथराने लगे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस क्षण टूटती हुई नजर आई। उसकी हालत देखकर गुरु अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था कि शायद वो कुछ और जल्दी कर पाता तो ये सब नहीं होता। यही हुआ उस शाम। मॉल की मज़ेदार घड़ी अचानक एक तनावपूर्ण मोड़ ले गई। अब सवाल है, आदित्य पंखुड़ी को अपने पैलेस क्यों ले जा रहा है? उसका इरादा क्या है? प्रोटेक्टिव, विनाशकारी, या कुछ और? और गुरु क्या करेगा? क्या वो पीछा करेगा या मदद जुटाएगा? कार तेजी से शहर की तंग गलियों से निकल रही थी। अंदर का माहौल ऐसा था मानो वक्त ठहर गया हो। खिड़की से बाहर की रोशनी भी धुंधली सी लग रही थी। दोनों जैसे जड़ होकर बैठे थे। गुरु पीछे बैठा केवल शब्द ढूंढ रहा था, पर पंखुड़ी की निगाहें जमीन पर टिक गई थीं। पंखुड़ी के अंदर एक ठंडा खौफ दहक रहा था। आदित्य की आंखों में जो आग थी, वे सब लाल सा फैलता हुआ उसके होने न होने का एहसास दे रहा था। मुंह से निकलता हुआ उसका हर शब्द कठोरता से भरा था। उसकी नागवार झलक पंखुड़ी के अंदर डर की लकीरें खींच रही थी। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सर को सीट के पीठ से टिका लिया, जैसे कोई शिकार अपना शोर दबाकर रख रहा हो।
उसका शरीर तंग कर बैठा था। अंदर का शांत होना किसी अनुशासन का संकेत नहीं, बल्कि किसी उलझे हुए तूफान की खामोशी थी। ड्राइवर की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जकड़ी हुई थीं। उसकी हथेलियां कँपकँपाने लगी थीं। आज उसने कभी भी आदित्य को इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। उसका हाथ बार बार कसता और ढीला पड़ता, हर मोड़ पर उसकी सांस तेज हो जाती। पंखुड़ी चुपचाप अपनी हथेली की तरफ देखती रही, वही हाथ जो अभी कुछ ही देर पहले गुरु का पकड़ा हुआ था, अब काले निशानों से ढका हुआ था। दर्द की वजह से उसका हाथ सूज सा गया था और काली नीली चोटें साफ दिख रही थीं। हर बार जब कार की कड़ी छल्लेदार खड़क सुनाई देती, चोट में से किसी पुराने दर्द की तरह झटका पड़ता। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह आदित्य की तरफ देखे। वो जानती थी कि पल भर का नज़ारा कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी आंखों में जो आग और कटुता होती है, उसे सहना किसी के बस की बात नहीं। कार भीतर एक सूनी सी खामोशी लिए हवा में बढ़ रही थी। पंखुड़ी के दिल की धड़कनें तेज थीं और हर थथराहट उसके आंसुओं के कगार पर ला रही थी। वो खुद से पूछ रही थी, अब क्या होगा? क्या वो मुझे छोड़ देगा या? उसकी सोच बीच में ही ठहर जाती। दोस्तों, इस भयानक मौन में कई सवाल उभरते हैं। क्या आदित्य अपनी चेतावनी के ऊपर खिलवाड़ कर रहा है, या उसके इरादे के पीछे कोई और मकसद छिपा है? क्या गुरु कुछ कर पाएगा, या पंखुड़ी की यह दबी हुई दुआ ही उसकी रक्षा करेगी? आगे क्या होगा? क्रूर दिल की नरमी या क्रूरता का अंजाम? जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। अगला मोड़ और भी दिल दहला देने वाला होगा। चैप्टर 34, सगाई की तैयारी और तनिष्का की तादाद। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब हम तनिष्का राठौर के घर की तरफ बढ़ते हैं। काफी तमाशा, घमासान और पिचकारी की तरह उफान के बाद तनिष्का की सेहत गिर चुकी थी। उसके पिता वीरेंद्र राठौर ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल के कमरे में तनिष्का बिस्तर पर पड़ी थी। चेहरा बाकी नहीं रहा था। आंखों के कोने सूजे हुए, बाल बिखरे और होंठ पीले। उसकी सांसें धीमी थीं और हर सूंघने पर किसी के मन में घबराहट सी उठती। वीरेंद्र का चेहरा उस पल बेतहाशा बेचैन था। वो बार बार डॉक्टर की रिपोर्ट देख रहा था, पर मन कहीं और था। उसकी बेटी की आंखों में वही पागलपन और उसी जद्दोजहद की झलक थी जो कुछ दिनों पहले खुशी के रूप में थी। अब वही शौकीन नज़रें खामोश होकर उसे पूछती थीं, कैसे मनाए ऐसे जनून को? कैसे समझाएं कि हर चीज़ का एक अंजाम होता है? वीरेंद्र ने डॉक्टर से बार बार यही कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को संभालिए, पर मुझे भी कोई राह बताइए। मैं चाहूँ तो क्या करूँ कि आदित्य का रुख बदल जाए? वह मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आता? मैं क्या करूँ कि वो मेरी बेटी को अपना ले? डॉक्टर ने सावधानी से सलाह दी, भावनाओं का दबाव किसी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। आप अपनी बेटी की तबीयत पर ध्यान दीजिए। जोर जोर की कोशिशों से उसका तनाव बढ़ेगा। पर वीरेंद्र अपने विद्रोह को थाम न पाया। एक पिता के मन में बस एक ही ख्याल था, तनिष्का की जिंदगी, उसकी खुशी और उस अटकी हुई चाहत का कोई हल। सीन कटता है और हम फिर वापस आते हैं उस आलीशान हवेली पर जहां दादी माँ गुलाबी देवी बैठी हैं। दादी का चेहरा सदा की तरह शांत और हंसमुख था, पर आज उनकी खुशी के रंग गहरे थे क्योंकि उन्होंने अपनी चाल चल ली थी। दादी ने फ़ोन उठाया और पंकुड़ी के पापा अरविंद सिंह को कॉल कर दिया। अरविंद ने जैसे ही फ़ोन उठाया, दादी ने नम्रता से कहा, प्रणाम अरविंद जी, सब कुशल मंगल? अरविंद ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी सब ठीक ठाक है दादी माँ, आप कैसी हैं? गुलाबी देवी ने मुस्कान के साथ कहा, बस मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए कॉल कर रही थी। मैंने सगाई की तारीख तय कर दी है। मेरी सोच यही है कि 3 दिन बाद ही सगाई कर दी जाए। अरविंद की धड़कनें तेज हो गईं। वो खुशी से चौंकते हुए बोला, 3 दिन? पर दादी माँ, 2 हफ्तों के अंदर शादी होनी थी। पर सगाई इतनी जल्दी, क्या ये ठीक रहेगा? दादी ने स्नेह से कहा, अरविंद जी, मैं जानती हूँ आप चिंतित हैं, पर पंकुड़ी और हमारे घर के लिए समय कम है। पंडित जी ने भी जो मुहूर्त सुझाया था वो 2 हफ्ते में या 2 साल बाद है, पर मेरे हिसाब से 2 हफ्ते का इंतजार करने से सब कुछ विलंब में रहेगा। मैंने आज सुबह ही हॉल बुक करवा लिया है, वहीं पर सगाई होगी। आप चिंता न करें, मैं और हमारे लोग पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे और आज शाम तक आपके घर पर सगाई के इनवाइटेशन कार्ड भी भेजवा दूंगी। अरविंद की आंखों में मिश्रित भाव थे, एक तरफ उत्साह, दूसरी तरफ चिंता और भीतर एक हल्की सी अनिश्चितता। उन्होंने धीरे से कहा, दादी माँ, आपने इतनी तेजी से सब कुछ कर लिया, हम आपके एहसानमंद हैं। पर हमारे घर वाले भी तैयार होंगे। मैं आपकी बात मानता हूँ। गुलाबी देवी ने प्यार भरे स्वर में कहा, अरे इतना मत सोचो, मैंने सब काउंटर ऑर्गेनाइज कर दिया है। तुम्हारे घर के रीति रिवाज और हमारे रीति रिवाज सब मिलकर होंगे। तुम सिर्फ अपनी बिटिया का ख्याल रखना, शादी की भाग दौड़ के सारे काम हम संभाल लेंगे। फोन काटते ही अरविंद की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह खुशी और जिम्मेदारी दोनों को महसूस कर रहा था।
उसने दीवार से टिकाकर एक लंबी सांस ली और मन ही मन दुआ की, भगवान सब ठीक रहे, मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो और ये नया सफ़र अच्छी तरह शुरू हो। गृहस्थी के उन पलों में अरविंद को लगा कि दादी माँ ने उनकी तरफ से एक बड़ी पहल कर दी है। उनका बेटा, उनका संभावित दामाद, उनकी बेटी के लिए सचमुच कुछ करना चाहता है। ये सोचकर ही अरविंद का मन हल्का हुआ। उसने पत्नी वर्षा फ़ोन में मैसेज करके दादी माँ की सारी जानकारी बता देता है। पंखुड़ी के पापा मान ही मन सोचते हैं हमारी बिटिया को राजकुमारी रहेगी। इस अध्याय में एक तरफ पिता की बेचैनी और तनिष्का का नाजुक स्वास्थ्य दिखता है, तो दूसरी तरफ दादी माँ की ठोस पहल और सगाई की फुर्ती जो कहानी में एक नया मोड़ लाती है। 3 दिन की सगाई, पंखुड़ी के घर पर निमंत्रण कार्ड, हॉल की तैयारी और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ अब तेज गति से आगे बढ़ेगा। सेन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद एक लग्जरी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। कार का दरवाज़ा धीरे से खुला और जैसे ही उस पर से एक साया निकला, हवा में अचानक ठंडक सी चली गई। सामने खड़ा था हमारा हीरो, आदित्य रॉय। उसका चेहरा गर्व और गुस्से का मिला जुला अंदाज लिए था। आंखों में एक अजीब कड़कपन, होठों पर तना हुआ एक सख्त रुख। वो बिना किसी बात कही के तुरंत पंखुड़ी की ओर बढ़ा। एक झटके में उसने कार का डोर ओपन किया और तुरंत पंखुड़ी के हाथ और ज्यादा कस लिया और बिना किसी संजीवक के साथ उसे अपने पीछे खींचता हुआ ले जाने लगा। पंखुड़ी चिल्लाई, भागने की कोशिश की, पर जूते के नीचे पतला फर्श और तेज खिंचाव ने उसे गते गिरते बचाया। कदम लड़खड़ा गए, घुटने तक चोट लगी, दर्द से उसकी आंखें भर आने लगीं। वो रोती नहीं, आंसुओं को दबाकर मजबूरी से वह आगे बढ़ती रही। उसे मालूम था कि गिरने पर जख्म और बढ़ेंगे, फिर भी उबरती हुई वह आगे बढ़ी, क्योंकि विरोध करने से शायद बदतर ही होता। आदित्य का गुस्सा किसी नियत शिकार की तरह धीमा पर सधा हुआ था। वो बस चल रहा था, सीधा अपने घर के भीतर, सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ। उनके चलते चलने का सिलसिला जारी रहा। लोग चुपचाप रास्ता खोल रहे थे। जैसे ही वे आदित्य के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, उसने एक जोरदार मोड़ में दरवाज़ा खोला और पंखुड़ी को भीतर धकेल दिया। दरवाजे के अंदर उसका पहला कदम इतना तीखा था कि पंखुड़ी फिर से असंतुलित हुई, घुटने जमीन छूने को आए, पर किसी तरह उसने खुद को संभाला। अचानक एक झटका सा लगा और उसके हाथ में हल्की सी चोट और आ गई। दर्द के थपके उसके चेहरे पर उभर आए, पर उसने हिम्मत करके चुप रहने की कोशिश की। आदित्य की चाल अब और तेज हो चली थी। वो कमरे में आकर अचानक अपना गुस्सा बाहर निकालने लगा। उसकी आंखें अचानक और भी भयानक हो गईं, जैसे भीतर किसी तूफान को रोकना मुश्किल हो। उसने एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से फेंक दी। कुर्सी कमरे के बीचों बीच जाकर जोर से टूटकर गिरी। उस आवाज़ ने कमरे के अंदर सबकी सांसें रोक दी। पंखुड़ी का दिल जोर से धड़का, उसकी लगाम सी टूट गई। आदित्य ने एक कदम और बढ़ाया। उसकी सांसें भारी थीं, वो शब्दों को काबू में नहीं रख पा रहा था। पंखुड़ी ने मुंह से एक छोटी सी आवाज़ निकाली, विनती। भय और बेबसी का मिला जुला स्वर, पर आदित्य की आग बुझती नजर नहीं आए। कमरे की दीवारों पर उसकी परछाइयों ने डर का आकार ले लिया था। यहाँ तक कि आदित्य के आसपास मौजूद लोग भी डर से कांप रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था। उसकी क्रूरता की एक ठंडी खामोशी कमरे में उतर गई थी। पंखुड़ी बिना किसी उच्चारण के बस ये सोच रही थी, अब आगे क्या होगा। कमरा चीखों और टूटते सामान की आवाज़ों से गूंज रहा था। पंखुड़ी के पैर कांप रहे थे। सामने आदित्य अपनी ही बनाए आग में जल रहा था। वो दोनों हाथों से बार बार टेबल पर जोर से प्रहार कर रहा था। चोट से उसके हाथों से खून बह रहा था, पर जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। खून देखते ही पंखुड़ी का दिल दहल उठा। उसकी सांसें अटकने लगीं। उसका पूरा हुलिया बिगड़ चुका था। काजल आंसुओं के साथ बह गया था। बाल बिखेर चुके थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। पंखुड़ी बस धीरे धीरे कांपते होठों से बुदबुदा रही थी, नहीं, मत करो ऐसा, प्लीज, बस करो। लेकिन आदित्य को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सामान तोड़ रहा था, जैसे हर चीज को तोड़कर अपनी ताकत दिखाना चाहता हो। पंखुड़ी की आंखों में डर बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार उसने चीखते हुए कहा, बस करो, प्लीज, बस करो। आदित्य अचानक रुका और तिरछी नजरें उसकी ओर घुमाईं। उसकी आंखों में लाल लकीरें और पागलपन साफ नजर आ रहा था। उसने गर्दन पर हाथ रखकर 2 बार जोर से खरोंच डाली। वहां खून उभर आया। फिर ठंडी, खौफनाक आवाज में बोला, कहा था ना, मना किया था ना, किसी लड़के के साथ मत जाना। फिर क्यों गई उसके साथ मॉल? तेरा वो दोस्त, अगर अगली बार दिखा तो उसे इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा। जब से तुझसे मिला हूं, तेरे सामने अपने गुस्से को दबा रहा हूं, क्योंकि तुझे अपना असली रूप दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं। अब तुझे मेरा असली रूप ही देखना होगा। मैं शैतान हूं,
और मैं ऐसा ही रहूंगा। और तुझे मुझे इसी रूप में अपनाना होगा, क्योंकि तेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तुझसे शादी मेरी जिद है, मेरा जुनून है, और मेरे जुनून के सामने कोई टिक नहीं सकता। तू तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। पंखुड़ी रोए। उसकी पागलपन भरी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। पंखुड़ी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वो सोचती थी कि आदित्य बस एक अक्खड़ और गुस्सैल इंसान है, जिसे वो समय के साथ बदल सकती है। लेकिन आज उसके सामने सच्चाई थी। आदित्य एक जुनूनी सन की शख्स है। उसके मुंह से फूट पड़ा, वाह। आदित्य रोए, वाह, मतलब अब तक जो भी तमाशा था, मेरी शादी, मेरी जिंदगी, सब तुम्हारा एक नाटक था। मेरे पापा के साथ इतना नरमी के साथ बात करना, तुम इतने बड़े और सफल इंसान होकर भी तुम इतनी गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हो। पंखुड़ी की बातों पर आदित्य का पागलपन और भी भड़क गया। उसने एक झटके में पंखुड़ी को अपनी ओर खींचा और उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया। ज्यादा जुबान मत चलाना, चुप रहना सीखो, वरना याद रखना, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, शादी के बाद भी, समझी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि पंखुड़ी का चेहरा दर्द से तड़प उठा। लेकिन उसने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, मैंने अपने पापा से पूछा है, और वही मेरे लिए सब कुछ तय करेंगे। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? आदित्य गरजते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। फिर उसने एक और झटका दिया, जिससे पंखुड़ी लगभग गिरते गिरते बची। वो संभली और जोर से चिल्लाई, तुम जैसे राक्षस से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी ये असलियत मैं अपने पापा को बताऊंगी। मैं जा रही हूं। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और हैंडल पकड़ा। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाली थी, आदित्य ने पीछे से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने पंखुड़ी को इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि वो सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। और अगले ही पल आदित्य ने अपने होंठ पंखुड़ी के होंठों पर रख दिए। पंखुड़ी की आंखें डर और हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। क्या यह मजबूरी पंखुड़ी और आदित्य को और करीब लाएगी, या उनके बीच की दूरियां और भी बढ़ा देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए दिल टूटना द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। हेलो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके हर एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाने का। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर में, जो और भी ज्यादा रोमांचक और इमोशनल होने वाला है। तब तक के लिए जुड़े रहिए। दिल टूटना द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल। दिल टूटना। जय हिंद। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है, रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में